Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with our next chapter, which is फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन. मोशन चैप्टर हम पहले ही पढ़ के आए हैं. इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मोशन के जो 3 लॉज हैं वो पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. इजी चैप्टर है. अगर पहले ही माइंडसेट रखोगे अरे मुश्किल चैप्टर है, बड़ा डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट ही लगेगा. अगर आप पहले ही सोच के चलोगे कि यार मानसी मैम बहुत आसानी से पढ़ाएगी और ये सेशन के बाद आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है. ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा ये फोर्स होता क्या है. फोर्स वर्ड आपने वैसे भी सुना हुआ है. जैसे अगर हमें कोई चीज पुश करनी है तो हम क्या करते हैं, हम पूरा फोर्स लगाते हैं. कोई भारी चीज है उसको पुश करने के लिए पूरा अच्छे से फोर्स लगाते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई चीज पुल करनी है तब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं. सो अगर मैं फोर्स को डिफाइन करूं, कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है. मतलब ये सारे फिजिक्स के टर्म है, रेस्ट, मोशन, स्टेशनरी, ये सब फिजिक्स के टर्म है. जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं कि ये टम्बलर है, ये यहाँ पड़ा हुआ था, तो नाउ जब तक ये मूव नहीं कर रहा ये स्टेशनरी है. अब मैंने फोर्स लगाया, पिक किया, ऐसे किया, सो ये फोर्स की हेल्प से मैंने इसको मूव किया. सो फोर्स की हेल्प से हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी नीड टू पुट सम एफर्ट. बेसिकली किसी चीज में कोई एफर्ट लगाना, दैट इज force. Okay, this effort is known as force. For example, a push, a hit or a pull. ऐसी किसी भी चीज में हमारा फोर्स लगता है. जैसे यहाँ पे ये बॉक्स को पुश कर रहे हैं, फोर्स लगेगा. यहाँ पे हिट किया जा रहा है बॉल को, अगेन फोर्स लगेगा. यहाँ पे काट को पुल किया जा रहा है, अगेन फोर्स लगेगा. सो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए फोर्स के. ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स. अब फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या होता है फोर्स से. देखो क्या क्या चीजें होती हैं. फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और ऑब्जेक्ट. अभी हमने पढ़ा कोई चीज अगर रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो उसको हम मूव कर सकते हैं. देन फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. जैसे जब क्रिकेट खेलते हैं तो जब वो बैट से हिट करते हैं बॉल को और अगर कैच कर लिया जाए तो क्या हो रहा है, हमारी बॉल मोशन में थी एंड जैसे ही आप उसको कैच करते हो वो बॉल क्या हुई, स्टॉप हो गई. तो एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं हम फोर्स से. देन फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट. जैसे कि अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो वहां पे क्या होता है, सामने से शटल आई, उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है, आपने अपने रैकेट से उसको हिट किया, क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी. ये जो हमने हिट किया ये हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स से हमने डायरेक्शन चेंज कर दी. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अब जैसे ग्राउंड पे मान लो एक बॉल है वो रोल कर रही है एंड आपने और थोड़ा सा उस पर हाथ लगा दिया. जैसे अगर ये है, ये ऐसे स्लोली 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 पेन मूव कर रहा है और मैंने और फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, इसको मैंने और ज्यादा फोर्स लगा के इसकी स्पीड चेंज कर दी. इसी तरीके से फोर्स कैन चेंज दी शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब जैसे एक कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है, उसको अगर मैं क्रश करूं तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज कर दी. और क्रश कैसे किया, फोर्स लगा के. तो ये सारे इफेक्ट है फोर्स के जो हमें देखने को मिलते हैं. मतलब ये सब चीजें हो रही है, मतलब कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है. ठीक है, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स. अब यहाँ पे हम 2 टाइप के फोर्स पढ़ेंगे. एक है हमारा बैलेंस्ड फोर्स, एक है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स. नाम से ही पता चल रहा है, बैलेंस मतलब 2 फोर्स लग रहे हैं जो आपस में बैलेंस हो रहे हैं एंड अनबैलेंस मतलब उसका उल्टा. एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले बात करें अगर बैलेंस फोर्स की. सो व्हेन 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट such that the resultant of applied force become 0. जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप लोगों ने टग ऑफ वॉर देखा होगा जिसमें क्या होता है, एक टीम होती है, एक रोप होती है, एक टीम इस साइड पे है, एक टीम इस साइड पे. यहाँ वाली टीम इधर को पुल करेगी एंड जो इधर टीम है वो यहाँ को पुल करेगी. तो कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता. क्यों, क्योंकि जितना फोर्स टीम ए लगा रही है उतना ही फोर्स टीम बी लगा रही है. तो दोनों जब इक्वल मैग्नीट्यूड का, अब है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये वाली इस डायरेक्शन में और ये वाली टीम इस डायरेक्शन में लगा रही है, लेकिन अगर वो इक्वली फोर्स लगाएंगे तो दोनों में से कोई भी मूव नहीं होगा. सो ये होता है हमारा बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है,
तो इसमें होता क्या है, बेसिकली जो रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स है वो जीरो हो जाता है, मतलब ये भी बराबर का फोर्स लगा रहे हैं, वो भी बराबर का, तो देयर इज नो मूवमेंट, मतलब कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो हो गया। नाउ द फोर्स अप्लाइड आर कॉल्ड बैलेंस। इन इस तरह के फोर्सेस को, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं, तो उनको हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, इन द टग ऑफ वॉर इफ बोथ द टीम्स अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रोप डज नॉट मूव इन ईदर साइड, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्स इन विच रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेस बिकम जीरो। ठीक है, क्लियर ये चीज। चलो अब ये हमने बैलेंस पढ़ा, अब अनबैलेंस फोर्स इसी का ही ऑपोजिट, मतलब कि कहीं एक साइड से, जैसे दो अगर यहाँ पे टीम है, एक साइड से अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है, मान लो यहाँ पे टीम ए में बहुत हट्टे कट्टे लोग हैं और टीम बी में थोड़े पतले पतले से बेचारे जो ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहे, थोड़े से वीक कंटेस्टेंट है, तो क्या होगा, टीम ए वो ज्यादा फोर्स लगा के उनको पुल कर लेगी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स है, इक्वल फोर्स नहीं है, तो मूवमेंट हुआ। या हम ये सीसॉ का एग्जांपल देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बेचारा एक जना बिठा रखा है और इधर दो जने बैठ गए, तो क्या होगा, सीसॉ में जिधर वेट ज्यादा होगा वो नीचे हो गया, वो बेचारा ऊपर हो गया, वो नीचे कर ही नहीं पाएगा बिकॉज इधर से डबल फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नॉन जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस। मतलब यहाँ पे अगर देखें हम, तो जो रिजल्टेंट है वहां पे तो दोनों बराबर का था, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक तरफ से ज्यादा फोर्स है, एक तरफ से कम फोर्स है, तो ये हमारा अनबैलेंस फोर्स है। इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमेशा नॉन जीरो होगा, मतलब एक साइड से ज्यादा है और वहां पे ही एक साइड का ज्यादा मैग्नीट्यूड है, तो वहीं पे ही ज्यादा फोर्स लग रहा होगा एंड हमें मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन वर्ड आपने सुना होगा, जब हम दो चीजों को रब करते हैं तो फ्रिक्शन, जैसे अगर ये यहाँ पे मैं ऐसे रब कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ मैं, फ्रिक्शन कॉज हो रहा है। एक बॉल को रोल कर दो ग्राउंड पे, अगेन फ्रिक्शन कॉज हो रहा है। हम जब वॉक करते हैं सो हमारे फुट का ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन कॉज होता है। सो ये फ्रिक्शन तो समझ में आया क्या होता है। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इट इज अ फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब ऐसा फोर्स जब दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, इट ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको एग्जांपल से समझते हैं फिर ज्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक बॉक्स है उसको मूव कर रहा है, और मूव कैसे कर रहा है, पुश करते हुए मूव कर रहा है। तो जब ये इसको पुश कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक पुशिंग फोर्स उस पे लग रहा है एंड ये मूव कर रहा है, मोशन क्रिएट हो रहा है। अब जो फ्रिक्शन जिस ग्राउंड के कांटेक्ट पे ये है, यहाँ पे फ्रिक्शन कॉज हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे आपने देखा होगा, एक बॉल को अगर मैं रोल करूं और जिस सरफेस पे रोल करूं, अगर वो बहुत स्मूथ है तो बॉल कैसे इजीली रोल होती है, लेकिन वही थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा है तो बॉल हमारी इतनी इजीली नहीं रोल कर पाती। क्यों, बिकॉज जब वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम कॉज होता है, लेकिन अगर वो उबड़ खाबड़ सा है तो फ्रिक्शन ज्यादा कॉज होता है एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा लगता है। तो अगर आपका फोर्स इस तरीके के जा रहा है, सो जो कांटेक्ट में है फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब जितना वो उबड़ खाबड़ होगा उतनी हमें ज्यादा मेहनत लगेगी पुश करने में, और जितना वो स्मूथ होगा या स्लैंटिंग होगा उतना इजीली आप उसको पुश कर पाओगे, बिकॉज वहां पे ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स लग रहा है वो कम होगा। ठीक है, समझ में आया। सो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, जिस तरफ मोशन क्रिएट हो रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलें आगे। मैंने बोला है ना टॉपिक बहुत इजी है, आपको सिर्फ अपना माइंड खोल के इस चीज को समझना है। ठीक है, सो अब हम आगे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब फोर्स का जितना पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एक एक करके, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फिर थर्ड लॉ पे। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। A body at rest will remain at rest or in the state of uniform motion unless acting by an unbalanced force। क्या मतलब है इस लॉ का,
सिंपल सी बात वो कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है जो रेस्ट पे, जैसे ये पेन मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, अब ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाती। अब वो एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं इसको उठा सकती हूँ, मैं इसको ऐसे स्लाइड कर सकती हूँ, लेकिन क्या लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, कोई चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में, सॉरी, कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगी, एंड अगर कोई चीज मोशन में है, जैसे एक बॉल को मैंने रोल किया तो वो जाती ही जाएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता उसको रोकने के लिए या उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, तो वो उसी स्पीड, उसी यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी। अब आप सोचोगे कि मैम अगर ऐसा होता तो हम जब बॉल रोल करते हैं कुछ टाइम बाद जाके कहीं जाके तो वो रुकती है, तो वो क्यों रुक जाती है, उसको तो चलते रहना चाहिए। वो इसलिए रुकती है क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्योंकि जब वो रोल कर रही है तो ग्राउंड के साथ उस पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए आफ्टर अ टाइम वो जाके रुक जाते हैं, बिकॉज उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, सो हमने फर्स्ट लॉ में देखा अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो खुद को रेस्ट पे ही रखती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। और फोर्स भी कैसा होना चाहिए भाई, अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अगर कोई वही है बैलेंस फोर्स, जितना फोर्स उसमें उतना ही उस पर बैलेंस फोर्स लगे तो फिर हमारा रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ये तो अभी हम पढ़ के ही आए हैं। ठीक है, तो जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तो कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट लॉ। आओ अब आगे पढ़ते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। इमेजिन करो आप एक बस में खड़े हो, ठीक है, आपने मेट्रो में, बस में ट्रेवल किया होगा, आई होप सबने। तो अगर आप ऐसे आराम से खड़े हो एंड बातें कर रहे हो फ्रेंड से, एकदम से जब बस स्टार्ट होती है या मेट्रो स्टार्ट होती है तो हमें ऐसा यूं झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है, अगेन क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पे है अभी। अब सडनली मूवमेंट हुआ, मोशन में आए, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को रेस्ट पे ही रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो एकदम से जर्क आता है जिससे हम मूव होते हैं। अभी ये जितनी चीजें आप पढ़ोगे ना, ये सब एक कॉमन टॉपिक की तरफ हमें लेके जाएगी जो है इनर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक है तो तब अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन सुनो। ठीक है, पहला समझ में आ गया किस वजह से। दूसरा क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। अब यही चीज आप आराम से मेट्रो में खड़े हो या बस में खड़े हो और वो चल रही है, आप ऐसा तो है नहीं आप भी साथ साथ चल रहे हो, लेकिन क्योंकि वो पूरी मेट्रो आगे जा रही है तो आपकी बॉडी भी मोशन में है। अब सडनली एकदम से ब्रेक अप्लाई होता है, ये तो आपने गाड़ी में भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप बैठे हो आराम से और एकदम से ड्राइवर ब्रेक लगा दे तो क्या होता है, हम एकदम से झटका लगता है हमें, हम आगे को फॉल होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में है, वो अपना मोशन मेंटेन कर रही है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगा व्हीकल स्टॉप हो गई तो आप एकदम से मोशन से रेस्ट पे आ गए, तो बॉडी रेजिस्ट करती है कि नहीं नहीं मैं तो मोशन में ही हूं, तो वो आगे चली जाती है बॉडी, क्योंकि वो अपने आप को मोशन में ही इमेजिन कर रही है। बट एक्चुअल में व्हीकल स्टॉप हो गई तो वो रेस्ट पे आ गई, इसलिए वो जर्क लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Before hanging the wet clothes over laundry line, usually many jerks are given to the clothes to get them dried quickly. अब ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा घर पे अगर मम्मा कभी हाथ से कपड़े धोए तो उसको पूरा अच्छे से निचोड़ के ऐसे ऐसे झाड़ के फिर टांगा जाता है। अब ऐसे क्यों किया जाता है, देखो ये बड़ा अच्छा सा लॉजिक है, क्योंकि अब जैसे अब आपको गीली चीज को जितना भी निचोड़ लो, अगर ड्रायर करो तो वो तो ड्राई हो जाएगी, अदरवाइज अगर आप उसे कितना भी निचोड़ लो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स तो हैं। अब इमेजिन करो मैं वो वाटर ड्रॉपलेट हूँ जो कपड़ों के अंदर हूँ, मैं आराम से अपना बैठी हुई हूँ पोजीशन ऑफ रेस्ट पे। अब जैसे ही कपड़े को झटका मिला तो मैं तो अपना जो रेस्ट का पोजीशन है उसको मेंटेन कर रही हूँ, अब क्योंकि कपड़े को झटका मिला तो क्या होगा, मैं फॉल डाउन हो जाऊंगी। और यहाँ पे भी यही होता है, बिकॉज ऑफ जर्क्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ द क्लोथ्स fall on the ground and reduce amount of water in clothes dries them quickly। अब जितना पानी बेचारा गिर गया उतनी जल्दी, अब देखो ना उसमें से जितना पानी आप खत्म करोगे उतनी जल्दी तो वो ड्राई अप होगा, तो ऐसे होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था ये जितने एग्जांपल्स हैं, दिस इज गोइंग टू टेक अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनर्शिया। तो हम पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है एंड उसी के साथ मास भी पढ़ेंगे। सो
अभी हमने जितने एग्जाम्पल्स देखे, ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जैसे मैंने बात करी, गाड़ी में जब आप रेस्ट पे हो तो अपनी बॉडी को रेस्ट पे ही रखना चाह रहे हो, सडनली आप एकदम से गाड़ी स्टार्ट होती है तो आपको वो झटका लगता है। सिमिलरली जब गाड़ी चल रही होती है आप अपने आप को मोशन में ही रखना चाहते हो, लेकिन व्हीकल स्टॉप हो जाती है तो आपको रेस्ट पे आना चाहिए। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है कि हम मोशन में है तो हमारी बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा इनर्शिया होता है। इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग, तो वो अगर मूव करे मूव करना चाहती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हर चीज में है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, सब चीजों में है और इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, ये वर्ड समझ में आया, इनर्शिया। अब डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? क्या मेरी बॉडी का इनर्शिया एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से अगर मैं कंपेयर करूं या मेरे से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बंदे से कंपेयर करूं, क्या हम लोगों का सारी बॉडीज का इनर्शिया सेम होता है? नो, द आंसर इज नो। तो इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है? कैसे हम बोलेंगे कि इस बॉडी का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, इस बॉडी का इनर्शिया बहुत कम है? इट डिपेंड्स ऑन दी मास। अब मास तो पता है ना, देखो हर वक्त हम जब भी किसी चीज की बात करते हैं, जो खाने पीने की चीजें होती है उसका हमेशा मास देखते हैं, 10 केजीज का है, ये 1 केजीज का है। ऐसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग वेट बोलते हैं कि भाई इसका 30 केजी वेट है, इसका 40 केजी वेट है। बट अभी आगे जाके ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे कि जब हम वेट की बात करते हैं तो हम मास और साथ में जो हमारी ग्रेविटी है उसको भी कैलकुलेट करते हैं, बट वो ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं। अभी के लिए आप इजी वर्ड में ये समझ सकते हो कि किसी चीज का कितना वेट है, वेट में ग्रेविटी भी आता है। सो इजी, क्योंकि ये जनरल वर्ड है जो हम यूज करते हैं। तो किसी चीज का कितना वेटेज है, जैसे 1 किलो चावल है तो चावल का मास क्या है? 1 केजी। ठीक है, वो मास है। आप दूध ले रहे हो, 1 लीटर दूध लेते हो, वो 1 लीटर उसका मास है। तो यहाँ पे बात जो हो रही है वो ये है कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे कि इसका छोटा सा एग्जांपल ये हो सकता है, अगर एक बड़ा सा ट्रक है उसको आप पुश करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मास है उसका, है ना। और वहीं एक टॉय कार है, उसको हल्का सा पुश करोगे, हल्का सा फोर्स लगाओगे तो वो मूव करने लगेगी, क्योंकि उसका मास कम है, वहां पे इनर्शिया कम है, रेजिस्टेंस कम है। लेकिन ट्रक को जब आप पुश करो तो उसका रेजिस्टेंस बहुत है, वो रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। सो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ठीक है, तो आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इनर्शिया इज, सही आ रहा नहीं पूरा, हाँ, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। जब भी आप सुनोगे कहीं पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है जैसे यहाँ मास और इनर्शिया की बात हो रही है, तो मास बढ़ेगा तो आपका इनर्शिया भी बढ़ेगा, मास कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ी, एक चीज कम हुई तो दूसरी भी कम हुई। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। This means inertia increases with increase in mass, जो मैंने अभी बताया, and decreases with decrease in mass. So mass कम है तो inertia भी कम, mass ज़्यादा है तो inertia भी ज़्यादा। आगे देखो, a heavy object will have more inertia than a lighter one। ठीक है ना भाई, कोई अगर heavy object है so उसका inertia जो है वो ज़्यादा होगा compared to lighter one। Since a heavy object has more inertia, thus it is difficult to push or pull a heavy box ओवर द ग्राउंड देन अ लाइटर वन। सेम वही जो मैंने ट्रक और छोटी कार का एग्जांपल दिया, छोटी कार मतलब टॉय कार का एग्जांपल दिया। अब यही चीज आप इमेजिन कर सकते हो, एक बॉक्स है, जब हम उस बॉक्स को उठाते हैं वो इतना हैवी है, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो कितना फोर्स लगता है? यही अगर छोटा सा बॉक्स पड़ा तो उसको आराम से उठा सकते हो। यहाँ पे इतना बड़ा, जैसे ये रॉक है, अगर मैं इसको ऐसे पैर किक करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा? मेरे ही पैर पे लगी, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और अगर इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा है, मतलब उसका रेजिस्ट कि वो अपनी पोजीशन चेंज करे वो रेजिस्टेंस ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं फुटबॉल पे किक करने की कोशिश करूं तो इसका मास कम है, इसका इनर्शिया कम है, तो वो इतना रेजिस्ट नहीं कर रहा, कह रहा लो जी हल्का सा फोर्स लगाओ, उड़ती हुई चली जाएगी वो, है ना।
क्योंकि उसका इनर्शिया कम है, तो वो इतना रेजिस्ट नहीं कर पाया कि मेरे को नहीं हिला सकते तुम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं मोमेंटम, और इस टॉपिक को ध्यान से समझना, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोमेंटम समझ ही नहीं आता होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ। सो एग्जाम्पल हमारा ये है कि यहाँ पे एक ग्लास डोर है, ठीक है। अब करना है इस ग्लास डोर को ब्रेक, ठीक है। अब इसको ब्रेक करने के लिए एक बंदा गया और वो इतना भारी सा रॉक ले आया एंड उसने कहा मैं इसको पुश करूंगा और जाके ये ग्लास डोर टूट जाएगा। बिल्कुल टूट सकता है, हाँ टूट सकता है। वहीं इस छोटे से बच्चे ने सोचा कि यार इतना बड़ा रॉक मैं तो नहीं हिला पाऊंगा। उसने क्या सोचा कि ये मार्बल है मेरे पास, अगर इस मार्बल को मैं जोर से ऐसे करके मारूं तो चांसेस है कि ग्लास डोर ब्रेक हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में हमारा ग्लास डोर तो ब्रेक हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है, जब हम रॉक की बात कर रहे हैं तो हमारा जो रॉक का मास है वो ज्यादा है और मास की वजह से ये डोर ब्रेक हुआ। यही अगर हम इस छोटे से मार्बल की बात करें तो इसका मास तो बहुत कम है, तो इसने कैसे ब्रेक किया, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा जोर से दूर जाके इसको हिट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया, इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। जैसे इसको आप समझ सकते हो, एक बुलेट होती है, ठीक है, गन की जो बुलेट होती है, अगर वो बुलेट मैं हाथ से चाहे कितनी जोर से किसी और के ऊपर मारूं लेकिन उसको इतनी नहीं लगेगी, छोटी सी बुलेट होती है। लेकिन वही बुलेट अगर मैं एक गन में लोड करूं और देन मैं मारूं तो क्या होगा, बंदा मर भी सकता है। तो आप देखो चेंज क्या हुआ, अभी भी उस बुलेट का मास तो इतना ही है, बुलेट तो उतनी ही छोटी है, लेकिन जब हम उसको गन में डाल के हिट कर रहे हैं तो हम उसमें वेलोसिटी ऐड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा दो चीजें हैं, एक में था मास और एक में था वेलोसिटी, और इसे बार बार मास बोलना, वेलोसिटी, मास वेलोसिटी बोलना, तो उन्होंने कहा इन दोनों चीजों को कर दो कंबाइन। सो मास और वेलोसिटी को किया कंबाइन और हमारा मोमेंटम आ गया, जिसको हम P सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो जब भी कोई आपसे मोमेंटम की बात करेगा तो आपके दिमाग में हमेशा दो चीजें आनी चाहिए, दैट इज किसी ऑब्जेक्ट का मास और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा मोमेंटम होता है। ठीक है, सो अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड द वेलोसिटी बाय विच इट इज मूविंग। तो क्या उसका मास है और किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, वो उसका मोमेंटम होता है। ठीक है, नाउ मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P एंड P हमारा इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि ये मास इनटू वेलोसिटी होता है तो मास की SI यूनिट क्या होती है बच्चे, kg होती है, एंड वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। सो वहां से हमारा SI यूनिट आया मोमेंटम का, विच इज kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हो kg ms-1 या kg मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दोनों करेक्ट है, मतलब एक ही तरीका है, बस वो लिखने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो इसी के साथ अब हम चलते हैं कुछ बातों पे जो मोमेंटम से रिलेटेड है और आपके मोमेंटम के टॉपिक को और ज्यादा क्लियर कर देगी। ठीक है, चलो साथ साथ मतलब पहले मैं पढ़ूंगी एंड देन आपको एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज अगर मैं इस तरीके से ना लिखूंगा, मैं ओरली सब कुछ बोलती जाऊंगी तो समझ तो सब आएगा, लेकिन एग्जाम में लिखना कैसे है ये समझ नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस मीन्स मोमेंटम इज directly proportional to mass and velocity. Momentum increases with increase of either mass or velocity. अभी मैंने आपको समझाया था, जब भी ये वर्ड आपको मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब भी बोलेंगे कि कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर ये बढ़ेगा
तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा मोमेंटम है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के भी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के भी। इसका मतलब कि अगर मास बढ़ेगा तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बढ़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका मोमेंटम कम होगा। इसी तरीके से वेलोसिटी जितनी ज़्यादा उतना मोमेंटम ज़्यादा, जितना वेलोसिटी कम उतना ही मोमेंटम कम होगा। ठीक है, तो कभी कभी ये बैलेंस आउट हो जाती है चीज़ कि चीज़ का मास कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगेन मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी चीज़ का वेलोसिटी बहुत कम होगी लेकिन उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उस केस में भी हमारा मोमेंटम ज़्यादा होता है। ठीक है, आप देखते हैं। सो दिस मीन्स इफ अ लाइटर एंड अ हेवियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। अब इस चीज़ को समझो, एक बाहरी चीज एक हल्की चीज सेम वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, सेम वेलोसिटी वो बोल रहे हैं। सो कौन सी किसका ज्यादा मोमेंटम होगा? सिंपल, वेलोसिटी वाला चीज तो सेम कर दी, तो हम मास पे आएंगे, जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा मोमेंटम। सो इस केस में अगर लाइटर और हेवियर चीज सेम वेलोसिटी से जा रही है, सो देन हेवियर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मोमेंटम देन द लाइटर, क्योंकि ये वेलोसिटी तो कॉमन हो गई दोनों की, इसका मास ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। हेवियर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, इफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ग्रेट वेलोसिटी इट हैज ट्रेमेंडस मोमेंटम। अब अगर एक छोटी चीज है, जैसे वो बुलेट का एग्जांपल हमने देखा, छोटी सी बुलेट होती है लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो वो उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन हार्म एन ऑब्जेक्ट मोर सीवियरली। फॉर एग्जाम्पल सेम वही, अ स्मॉल बुलेट हैविंग अ लिटिल मास even kills a person when it is fired from a gun। क्योंकि क्या है वहां पे, मास तो हमारा कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से मोमेंटम ज्यादा हो गया एंड इसी वजह से वो इतना हार्मफुल बन गया। ठीक है, चलो लास्ट देखते हैं। Usually road accidents prove more fatal because of high speed than in slower speed। तो आपने देखा होगा जितने भी रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर बहुत व्हीकल्स हाई स्पीड में जा रहे हैं तो डिस्ट्रक्शन उतना ज़्यादा है, अगर स्लो स्पीड में और टक्कर हो भी गई तो इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन नहीं होती। अगेन यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी मैटर करे। जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जब वेलोसिटी कम है तो इतना नुकसान नहीं हो रहा। दिस हैपन्स बिकॉज व्हीकल रनिंग विथ हाई स्पीड हैव ग्रेटर मोमेंटम कंपेयर टू व्हीकल्स रनिंग विथ स्लोअर स्पीड। सो यहाँ पे इस केस में जब व्हीकल स्लो स्पीड पे होती है तो उनका मोमेंटम भी कम होता है, लेकिन जब वो हाई स्पीड पे होती है तो उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है। अब इसी के साथ हमारा मोमेंटम का टॉपिक होता है खत्म, लेकिन अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बच्चे हम पढ़ के आए थे कि कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा, और कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी अगेन जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। अब न्यूटन ने इसके आगे सोचा कि अगर अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो क्या होगा, मतलब इस फोर्स का मेजरमेंट कैसे होगा। सो इसके लिए वहां से आया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले पढ़ते हैं क्या कहता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पे हमने तीन चीजें देखी, एक हमने वर्ड देखा एक्सेलरेशन, एक हमने वर्ड देखा फोर्स, एक हमने वर्ड देखा मास। ठीक है, ये तीन वर्ड्स के अराउंड हमारी पूरी ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन है वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, एंड यहीं से हमें एक फॉर्मूला भी मिलने वाला है। तो देखो जरा एक्सेलरेशन और पहले बात करते हैं फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, और मान लो दोनों सेम मास के हैं, ठीक है, अब अगर एक पे मैंने मान लो दो बॉल्स यहाँ रखी हुई हैं एंड मैंने एक बॉल को पुश किया, ठीक है, एंड ज्यादा फोर्स से पुश किया, ठीक है, एक में मैंने फोर्स ज्यादा लगाया, सो
अब क्या होगा, वो दूर तक जाएगी। वहीं दूसरी बॉल को मैंने जरा सा बस ऐसे टक कर दिया तो क्या होगा, क्या वो दूर तक जाएगी? नहीं। तो हमने देखा जहां पे मैं फोर्स ज्यादा लगा रही हूं वहां पे एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, और जहां पे मैं फोर्स कम लगा रही हूं, जहां मैं हल्का सा बस ऐसे हल्का सा पुश किया, वहां पे एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, कम हुआ। सो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, जहां ज्यादा फोर्स लग रहा है उधर एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है, जहां फोर्स कम है वहां एक्सेलरेशन भी कम है। तो ये इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना। सो यहाँ पे हमने देखा हमारा जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, यही पहली लाइन है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, अब अगला चलते हैं, एक्सेलरेशन का मास से क्या लेना देना है। अब जरा इमेजिन करो आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है कॉस्को की बॉल भारी सी, और एक जो बच्चे गली में जिस बॉल से खेलते हैं ना, प्लास्टिक की जो बॉल आती है। मान लो आपके पास ये दो चीजें, अब जो प्लास्टिक की बॉल है वो हल्की होगी, उसका मास कम होगा, और जो कॉस्को की बॉल है वो कितनी भारी होती है ना। सो अब अगर मानो मैं दोनों पे बराबर फोर्स लगाती हूँ, इस पे भी मैंने उतना फोर्स लगाया और इस पे भी उतना फोर्स लगाया, अब इस केस में ज्यादा एक्सेलरेशन कहाँ देखने को मिलेगा, जब मैं सेम फोर्स लगा रही हूँ हल्की बॉल पे तो वो दूर तक जाएगी, भारी बॉल इतनी दूर नहीं जाएगी। सो यहाँ पे हमने देखा जिस बॉल का मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, एंड जो हल्की बॉल है हमारी जिसका मास कम है उस पे अगर बराबर का फोर्स लगेगा तो वो बहुत आगे तक जाएगी, तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं एक्सेलरेशन कम, मतलब मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम, मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा, ये तो उल्टा हो रहा है। तो जब ये उल्टा होता है तो हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना। सो जैसा हमने यहाँ पे देखो, आगे पढ़ते हैं, एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, एंड मास के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऐसे लिखते हैं, ए साइन लगाया एफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम लिखेंगे ए, एंड साइन सेम रहता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मास 1/m हो जाए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ए साइन और m लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ए एंड साइन, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/m लिखेंगे। तो यहाँ से मुझे दो इक्वेशंस मिल गई, एक ये है जहाँ पे मैं कह रही हूँ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, यहाँ पे मैं कह रही हूँ ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं फ्रॉम 1 and 2, सो 1 and 2 से मैं कह सकती हूँ ये जो एक्सेलरेशन है, ये साइन लगाया, फोर्स सामने है एक्सेलरेशन के एंड मास नीचे है, तो 1 and 2 को कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये चीज समझ में आई। अब ये तो हमने मैथ्स में भी सीखा है, अगर हमारे पास इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और इसको मुझे इक्वल्स टू में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, ए इक्वल टू एफ एम। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है विच इज के, तो के हमारा कांस्टेंट हो गया, लेकिन न्यूटन ने यहाँ पे भी हमारी हेल्प करी और प्रूव कर दिया कि ये जो कांस्टेंट के है ये हमारा 1 है, सॉरी 0 नहीं 1 है। सो अगर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा, तो मैं पहुंच सकती हूँ a इक्वल्स टू F/m। ठीक है, और अगर इसको फोर्स की टर्म्स में देखें तो m को उधर भेज दो, तो आई कैन से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज आवर फॉर्मूला जो हमें अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है प्लीज दोबारा से जाओ और ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का टॉपिक अभी दोबारा से रिवाइंड कर लो, जो भी दिक्कत है आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे बच्चों वाले एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, आपको यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें फोर्स का एक फॉर्मूला दे दिया कि फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, ये चीज अब इसी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ना
हम मोमेंटम की टर्म्स में पढ़ेंगे। मोमेंटम भी पढ़ के आए हैं ना, तो मोमेंटम की टर्म्स में अब इसको पढ़ते हैं। आओ रीड करें। सो द डेफिनेशन सेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आई नो पढ़ के लग रहा होगा मैम अभी तो सेकेंड लॉ इतना आसान लगा, अभी एकदम से इतना मुश्किल कैसे हो गया। इसको ब्रेक डाउन करके पढ़ते फिर आपको ये भी इजी लगेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले तो जब भी ये वर्ड आपको दिखेगा ना रेट ऑफ, तो इसका मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कहीं पे भी ये बात हो रही है तो हम अपॉन में टाइम लेते हैं कि ये इस चीज की हम बात कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, कि ये चेंज जो है, जो मोमेंटम का चेंज आया कितने टाइम पीरियड में आया। तो जब भी रेट ऑफ लिखा होगा मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है। अब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम अभी पढ़ के आए, क्या होता है बच्चे? मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू M इंटू V, यही पढ़ के आए हैं हम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कब चेंज होगा? देखो अगर हम सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें, एक कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास तो सेम रहेगा, तो उसका मोमेंटम कब बदलेगा? हमने बात करी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है मास और उसकी वेलोसिटी के। तो यहाँ पे मतलब है अगर मास कांस्टेंट है तो जितना वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम कम हो जाएगा। अभी ये सब मोमेंटम के टॉपिक में पढ़ के आए। सो इस केस में भी अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करती हूँ तो वो वेलोसिटी की वजह से होगा। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें एक हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात कर रही हूँ, मतलब दो मोमेंटम है मेरे पास, मान लो P2 माइनस P1 किया मैंने, जो हमारा सेकेंड मोमेंटम है उसमें से फर्स्ट मोमेंटम माइनस किया, मतलब ये हो गया हमारा दिस इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, नाउ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई? पहली बात तो चलो इसको मैं करती हूँ। P2 माइनस P1 का क्या मतलब है भाई? P मेरा होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम मतलब M। अब क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो P2 और P1 में मास तो दोनों का सेम है, वेलोसिटी का फर्क है। मतलब जो भी फाइनल वेलोसिटी हुई उसमें से आपने माइनस कर दे अपनी इनिशियल वेलोसिटी वाला, मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आओ देखें, द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स फोर्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोबारा से एक बार पढ़े, द रेट ऑफ चेंज। अरे रेट ऑफ चेंज तो भूल गए, रेट भी तो बोला है, तो मतलब अपॉन में T। तो यहाँ इस डेफिनेशन से अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो मुझे क्या मिला कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखेंगे हम? चेंज इन मोमेंटम को, अरे भाई हट जा, चेंज इन मोमेंटम को ये है हमारा mv माइनस mu एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोला है तो अपॉन में T। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इस डेफिनेशन से मैं यहाँ तक पहुंची कि जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसमें ध्यान से देखो एक चीज, इसको एज इट इज रहने दो, फोर्स को ये एज इट इज रहने दो। ए सर क्या है? mv और mq क्या है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। दोनों में मास कॉमन है ना, m कॉमन ले लेते हैं। ये लिया मैंने m कॉमन, ये आ गया v माइनस यू एंड अपॉन में t है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो भाई ये जो v माइनस यू अपॉन टी है ये कहीं देखा हुआ लग रहा है। याद करो मोशन चैप्टर में हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था v माइनस यू अपॉन में टी। तो मतलब ये v माइनस यू अपॉन टी तो हमारा एक्सेलरेशन है। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और ये v माइनस यू अपॉन टी को मैंने a लिख दिया। तो फिर से वहीं पहुंच गए ना जहां पे हम अभी पढ़ के आए सेकेंड लॉ। अगेन फिर वही बात हुई कि भाई अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, इक्वल्स टू लगाना है तो साथ में कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ma के साथ k लगा दिया, लेकिन न्यूटन ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये जो k है ये 1 के इक्वल है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके फाइनल हमारे पास आ गया f इक्वल्स टू ma।
तो पहले जब हमने ये चीज पढ़ी थी यही पढ़ा था F इक्वल्स टू एम में, यहाँ पे हम सिर्फ मास और एक्सेलरेशन की टर्म में बात कर रहे थे, इधर हमने उसको मोमेंटम के टर्म्स में समझा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और लास्ट में सिंबल देख लो जरा इसका, द यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की यूनिट क्या होती है, अगर हम इस फॉर्मूले से बात करें तो मास क्या होता है, केजी होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है, तो ये होनी चाहिए। तो एक तो तरीका आप इसको ऐसे लिख लो, या उन्होंने और सिंपल कर दिया कि यार मेरा भी तो कोई नाम याद रखेगा, तो उसने कहा कि फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होगी, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होगी। तो आप देखोगे हम ज्यादातर कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखेंगे, हर जगह पे हम फोर्स को एन से डिनोट करेंगे, जैसे 40 एन का फोर्स लगा, 30 एन का, 100 एन, 1000 एन, तो हमेशा एसआई यूनिट एन यूज करते हैं, विच स्टैंड्स फॉर न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। सो सेकेंड लॉ में हमने देखा फोर्स को, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में देखा था कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तो हमारा ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा या मोशन में रहेगा। सेकेंड लॉ में हमने समझा कि वो अनबैलेंस फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला मिला हमें F इक्वल्स टू ma। ठीक है, आओ जरा पढ़े इसके बारे में। सो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस अ मेथड to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration। तो फोर्स का हमें फॉर्मूला मिला मास और एक्सेलरेशन में। आप जरा ये जो हम सेकेंड लॉ पढ़ के आए हैं थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ध्यान से इस टॉपिक को समझना, बिकॉज ये एज अ क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, इस तरीके से आ सकता है। While catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hands backward with a moving ball। अब ये आपने देखा होगा जब हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, एकदम से बॉल जब बहुत जोर से आ रही होती है एंड उसको जब कोई कैच करता है, एक तो है भाई जैसे मर्जी हो ऐसे करके, बट यूजली जो एक्शन होगा ना वो कैच करने का इस तरीके से होता है। अब वो इस तरीके से कैच क्यों किया जाता है, नॉर्मली भाई यहीं पकड़ ले, लेकिन वो उसको यहाँ तक अपने हैंड्स पुल करके क्यों लेके आते हैं, तो यहाँ पे ना वो क्या कर रहे हैं, जब बॉल आ रही है, अब वो जो इतना लेके जा रहे हैं ना, इतने टाइम में वो बॉल को क्या चांस दे रहे हैं कि वो अपनी वेलोसिटी कम करेगी। वेलोसिटी कम होगा तो क्या कम होगा, उसका मोमेंटम कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा, एंड इसकी वजह से अगर वो यहीं पे ही कैच कर लेगा ना तो वो इतना ज्यादा फोर्स से कैच करना पड़ेगा, और जो कैच कर रहा है उसको बॉल बहुत जोर से हिट होगी। लेकिन जब वो उसको ऐसे कैच करता हुआ आता है तो वो उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह उसको कंट्रोल करने का टाइम देता है, एंड जिसकी वजह से उसका फोर्स कम लगता है, क्योंकि मास तो देखो यहाँ पे सेम ही रहेगा, तो सारा खेल किसका बचा, एक्सेलरेशन का बचा। तो जितना ज्यादा वो उसको टाइम देगा उतना बॉल का एक्सेलरेशन कम होगा, उसको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और बॉल जो उसके हाथ पे बजेगी वो उसको कम चोट लगेगी। ठीक है, चलो अब इसको एक्सप्लेनेशन पढ़े लिखेंगे कैसे। सो अ क्रिकेटर व्हेन कैचेस अ बॉल पुल्स हिज हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू गिव सम टाइम टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल डिक्रीज। वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई, द force exerted on catching the ball also decreases। तो अब वो कम फोर्स लग रहा है उसको, and then also decreases if the cricketer would try to stop a moving ball suddenly, he would have to apply a larger force that may hurt the palm of the fielder। तो उसको ज्यादा फोर्स से वो कैच करना पड़ेगा जिससे उसका पाम जो है वो हर्ट होगा। ठीक है, समझ में आया, ये लॉजिक समझ आया, इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। आगे है हमारे पास हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसी के साथ चैप्टर को भी हम एंड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, सेकेंड लॉ पढ़ लिया, 3 ही लॉज थे। सो अब बात करेंगे हमारे थर्ड लॉ ऑफ motion की। So the third law of motion says when an object exerts a force on another object, the second object instantly exert a force back into the first object। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं इस पे कुछ फोर्स लगा रही हूँ, मैंने वो फोर्स लगाया जिसकी वजह से आगे गया, तो ये भी बराबर का फोर्स लगाएगा मुझ पे, बट ऐसा तो हमें नहीं फील होता। मैंने इसको लगता है, मेरे को तो कुछ फील नहीं हुआ कि मेरे को कोई फोर्स फील हुआ हो, ऐसा तो नहीं हुआ। बट एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा लॉ। आपने देखा होगा
जब, अब मुझे पता है भाई एक्सपीरियंस तो नहीं किया होगा शूट का एग्जांपल देने के, आप बुलेट शूट कर रहे हो गन से, तो वो तो आई होप जो भी देख रहा है वीडियो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। बट चलो ऐसे इमेजिन करो कि हम खेल रहे हैं और ठीक है मेरे सामने जो है ना उसको मैं ऐसे कर बेटा शूट कर रही हूँ मैं, तो आप देख रहे हो हम जब खेलते भी है ना तो हम इसको ऐसे फायर करते हैं। ये क्यों ऐसे फायर करने का क्या मतलब है, मतलब या तो ऐसे ये सिंपल होता है जब हम खेलते हैं ऐसे ही करते हैं, क्यों वो हैंड मूवमेंट क्यों करे जरा हल्का सा, बट वो ऐसे करके गन का ट्रिगर ही तो दबाना है, उसमें यूं करके शूट करने की क्या जरूरत है, बिकॉज एक्चुअल में भी जब हम एक गन से शूट करते हैं तो हमारा हाथ बैकवर्ड आता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है, क्योंकि जब आपने शूट किया आपने उस पे फोर्स लगाया जिसकी वजह से बुलेट बाहर गई, मतलब जो भी गन से बुलेट निकल के दूर तक गई, वो ही जो बुलेट है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा के गई है इस गन पे, उस गन को आपने होल्ड कर रखा है, इसलिए वो आपको जर्क जो बैकवर्ड जाता है हाथ वो फील होता है, क्योंकि वो बुलेट भी बराबर का फोर्स लगा के गई। अब दिमाग में ये आएगा अगर ऐसा है कि उसने बराबर का फोर्स लगाया है तो जब बुलेट इतनी दूर गई तो जो गन है वो भी उतनी ही दूर जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज का फर्क है, बुलेट का मास और गन का मास अलग अलग है, तो दोनों बराबर का फोर्स लगाने के बाद भी बुलेट बहुत दूर तक गई और गन इतनी ज्यादा दूर तक नहीं गई क्योंकि दोनों का मास अलग है। लेकिन यहाँ पे ये बात हमारा थर्ड लॉ मतलब स्टेट करता है कि जब आपने फोर्स लगाया तो जो फोर्स गन ने बुलेट पे लगाया उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बुलेट ने भी गन पे लगाया, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग है कि बुलेट का जो फोर्स लगा उस डायरेक्शन में, गन पे जो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तभी वो बैकवर्ड जा रही है। सो मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब अगर 10 न्यूटन का इसने लगाया है 10 न्यूटन का ही वो लगाएगा, लेकिन इसने अगर इस डायरेक्शन में लगाया है तो बुलेट ने इस डायरेक्शन में। सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। आओ पढ़े इसको। सो दीज फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं, ठीक है। सो दीज फोर्सेज ऑलवेज एक्ट ऑन टू, ऑल्सो ये दो अलग, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं बुलेट और गन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है जिसपे ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो इसको कंबाइन करके थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो इजी स्टेटमेंट है वो ये होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो हर एक्शन का, जैसे शूट करना, इस एक्शन का एक इक्वल वो सेम मैग्नीट्यूड की वजह से एंड ऑपोजिट अलग अलग डायरेक्शन की वजह से, तो हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल पे चलते हैं एक बार, वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वही यहाँ पे, बट लिखा किस तरीके से है, when a bullet is fired from a gun the gun only moves a little backward, जिसको हम recoil बोलते हैं। recoil force है ये, मतलब जो वापसी, एक तो फोर्स है, this is the accelerating force on the bullet, आपने यहाँ से शूट किया, इसको acceleration force मिला जिसकी वजह से ये आगे गई, लेकिन गन जो फील कर रही है उसको recoil force बोलते हैं जो बैकवर्ड जा रही है वो, ठीक है। now when the bullet can travel a large distance this is because of the difference in the mass of the bullet and the gun। so ये जो चीज है कि बुलेट तो बहुत दूर तक जा रही है, गन बस हल्का सा रिकॉइल फील करती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप गन के और बुलेट के मास को कंपेयर करोगे तो बुलेट का मास बहुत कम है कंपेयर टू गन। सो ऑब्वियसली जिस चीज का मास कम है उस पे अगर दोनों पे बराबर का फोर्स भी लग रहा है, लेकिन जिसका मास कम है वो चीज ज्यादा आगे तक जाएगी, जिसका मास ज्यादा वो उतने फोर्स से इतना ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करेगी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट आर द सेम बट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन देम मे और मे नॉट बी द सेम बिकॉज द ऑब्जेक्ट कैन डिफर इन मासेस। वही सेम चीज का एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। सो विद दिस बच्चे हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कंप्लीट होता है एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखा एंड जो हमारे पहले हम पढ़ के आए हैं ना मोशन के 3 जो हमारे पास फॉर्मूलाज थे, उन सब के बेस्ड कुछ हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल चैप्टर के बहुत सारे नहीं है, पहले एक दो टॉपिक्स थे इस चैप्टर में बट अब वो कट हो गया, तो छोटे मोटे कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब हम उस
उसमें ले लेंगे. सो नेक्स्ट सेशन होने वाला है न्यूमेरिकल्स का. अभी आई रियली होप चैप्टर जिन जिन बच्चों को लग रहा था मुश्किल है, अब वो मुश्किल नहीं लग रहा होगा. इसके बाद आपके पास पहले तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी आएगी, इंडेक्स क्वेश्चन की वीडियो भी आएगी एंड बैक एक्सरसाइज की वीडियो भी आएगी, एक एक करके आएंगी. अभी के लिए आई रियली होप चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज गो एंड वॉच दैट पार्ट अगेन. आपको आई कैन गारंटी यू समझ में आ जाएगा. सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. अभी के लिए करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय फॉर नाउ.